नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज हम आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं डेली साइंस क्विज। इस साइंस क्विज में हम फिजिक्स के प्रश्नों को करेंगे, साथ ही साथ आपको इसमें मेरे प्रश्न बताने के बाद आंसर करना है, लाइव चैट सेक्शन में आंसर करना है और लास्ट में अपने जो टोटल स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये साइंस क्विज रीड अप ऑन और कैरियर पॉइंट के जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाई गई है। इसमें कैरियर पॉइंट के सुधीर मौर्य जी का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के द्वारा ये क्विज़ आगे चलाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राडार, बी सोनार, सी कवासार, डी पल्सर। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सोनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सा उपकरण है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर गिवन, ए राडार, बी सोनार, सी अल्टीमीटर, डी वेंचुरी मीटर। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी सोनार। सोनार वह उपकरण है जिसके द्वारा समुद्रों की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति यानी पोलर पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस आर गिवन, ए दुगुनी हो जाएगी, बी आधी हो जाएगी, सी शून्य हो जाएगी, डी यथावत रहेगी। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए अपने। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी यथावत रहेगी। यदि किसी दंड चुंबक को हम दो बराबर भागों में काट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़े की जो पोलर पावर होती है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यथावत रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। ये वीडियोस आप रीड अप ऑन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशंस मिल सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, आपको बताना था इसमें कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी वायु प्रदूषक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं परावैगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, मिलीमीटर तरंग। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छा आंसर करते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत मोटर बनाने के लिए, विद्युत जनरेटर बनाने के लिए या विद्युत वाट मापी बनाने के लिए। यानी जब हम किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में एक मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें किसी कुंडली को घुमाएं तो उस कुंडली में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा कहते हैं। तो इस सिद्धांत का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये जो कुंडली वाला प्रैक्टिकल टाइप का होता है और इसको अपने 10वीं या 11वीं के एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा। तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत मोटर बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, उपकरणों को किससे घेरकर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, लोहे की शील्ड, रबर की शील्ड, पीतल की शील्ड, कांच की शील्ड। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रबर की शील्ड। ठीक है, रबर की शील्ड से अगर हम किसी उपकरण को घेर देते हैं तो वह बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बच जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, रबर की शील्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर धुंधला धब्बा बन जाता है। अगर आपने बल्ब देखा होगा तो जब बल्ब काफ़ी समय का हो जाता है, एक महीने से लेकर 6 महीने तक का लगभग देखिए, तो उसमें एक धुंधला धब्बा टाइप का दिखाई देता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस धुंधले धब्बे का कारण क्या है? पहला, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्र हो जाती है। बी, बल्ब की गर्मी के कारण ऊपर वाला शीशा काला हो जाता है। सी, बल्ब के अंदर वाली धूल का ऊपर की ओर घनीकरण हो जाता है। डी, गर्मी के कारण शीशे में परिवर्तन हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न समझ पाए होंगे। आंसर्स कीजिए जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्र हो जाती है। आपको पता है कि जो घरेलू बल्ब होता है जिसमें येलो लाइट निकलती है, उसमें जो वायर लगा होता है, अंदर जो है तंतु लगा होता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, वो टंगस्टन का होता है। तो धीरे धीरे वह टंगस्टन तंतु वाष्प बन जाता है और जा करके ऊपर की तरफ एकत्र हो जाता है। आप देखते होंगे जब बल्ब फ्यूज़ होता है तो ये जो धुंधलापन होता है उसका वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्र हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? ए, अतिरिक्त ध्रुव, बी, दोषपूर्ण ध्रुव, सी, परिणामी ध्रुव, डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा?
इस पर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिणामी ध्रुव। हमें पता है किसी चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक को हम नॉर्थ सिरा, एक को हम साउथ सिरा बोलते हैं, जिसे पोल भी कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब इन दोनों का रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं तीसरा सिरा, वो होता है परिणामी ध्रुव। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, परिणामी ध्रुव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो नए लोग जुड़े हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को जो वीडियोस आप देख रहे हैं इसको लाइक भी कर दीजिए। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना आप ना भूलिए, आगे भी आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। प्रश्न नंबर 10 है, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, निकेल सल्फेट के घोल में डुबाना होगा, चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल राड को कैथोड बनाना होगा, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल राड को एनोड बनाना होगा, निकेल सल्फेट का लेप करके सुखाना होगा। जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल राड को एनोड बनाना होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बी वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊनी कपड़े के माध्यम से शरीर में किरणें प्रवेश कर जाती हैं, डी वे ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। आंसर्स कमेंट कीजिए आप अपने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसी वजह से जो शरीर के अंदर की गर्मी होती है वो बाहर नहीं जा पाती और जो है हमारा शरीर गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊन जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको हम लोगों ने आमतौर पर अपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? कलई का मतलब आप लोग सभी समझ रहे होंगे कि लोहे पर एक अन्य धातु की लेप लगा दी जाती है ताकि लोहे को संक्षारण ना हो पाए। तो आपको बताना है कि वह धातु कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, पारा। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी सीसा, सी जस्ता, डी पारा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जस्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताना है कि यदि किसी सेमीकंडक्टर को हीट कर दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या चेंज आता है। ऑप्शंस गिवन हैं, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता रहता है। जल्दी बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इसमें।
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी घटता रहता है। आपको पता है कि प्रतिरोध किसी चालक अर्धचालक की वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने आप में विद्युत या ऊष्मा के प्रवाह को रोकता है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चीज़ अर्ध का चालक या फिर चालक को हम गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फ्रीली मूव करने के लिए एनर्जी मिल जाती है उनको, और जब वो एनर्जी पा जाते हैं और विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ही होता है तो जो है प्रतिरोध कम हो जाता है। तो आपको देखना है कि अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 144, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका 14th। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। आपको बताना है कि प्रतिरोध तार जो है, जो प्रतिरोधक तार है, उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर होगा। ऑप्शंस गिवन है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आपको बताना है कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में किस में बदल जाती है। परमाणु बम, डायनमो, बैटरी, बिजली का हीटर। किस युक्ति के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, बैटरी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। यानी बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, इन्वर्टर का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को बैटरी के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में जो स्टोर कर लेते हैं और फिर उसी इन्वर्टर के माध्यम से उस डीसी करंट को एसी करंट में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर 2 प्रश्न देखा था। एक में था गर्म किया जाए तो प्रतिरोध घट जाता है, दूसरे में था लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाता है। लेकिन ये वाला प्रश्न है कि अगर उस तार को 2 गुना लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। जल्दी बताइए। 4 गुना, 1/4, 2 गुना, आधा, क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना। अब आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, एक चीज़ नोट करके रख लीजिए, ध्यान रखिए इसको कि अगर हम किसी तार की लंबाई को जितना बढ़ाते हैं उसके स्क्वायर में जो है वो हमेशा से प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो उसका स्क्वायर 4, तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। अगर हम लंबाई को 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो उसका स्क्वायर 16, तो प्रतिरोध 16 गुना बढ़ेगा। 8 गुना बढ़ा रहे हैं तो उसका स्क्वायर 64, तो 64 गुना बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न में परिवर्तन किया जा सकता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल नोट करके रखिए इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस उपकरण के द्वारा वैद्युत आवेश को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं प्रेषक, संधारित्र, परिणामित्र, ट्रांजिस्टर। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र। संधारित्र यानी कैपेसिटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का कार्य करते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। प्रश्न नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट यूज किया जाता है। इसका मतलब जो दृष्ट धारा होती है उसका प्रवाह रोकने के लिए किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व या फिर डायोड। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धारिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, ट्रांसफार्मर क्या है। यह एसी को डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर किस वजह से यूज़ किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। आपको जानकारी दे दें कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी वोल्टता को बढ़ाने का कार्य तथा स्टेप डाउन के द्वारा एसी वोल्टता को घटाने का कार्य किया जाता है। घरेलू परिपथों में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने वाट की सप्लाई ट्रांसफार्मर के द्वारा हमें मिलती है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे यहाँ भारत में जो घरेलू परिपथ हैं उनमें कितने वाट की सप्लाई दी जाती है सरकार के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, आपको टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए, ये प्रश्न है। ए घड़ी, बी चुंबक, सी बिजली का स्विच बोर्ड, डी रेडियो। जल्दी बताइए कि टेप रिकॉर्डर को किसके समीप नहीं रखा जाना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुंबक। टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास रखने से उसमें जो तरंगे होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस वजह से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डर वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए उसको चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके अंतर्गत यदि कोई तरंग आती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित यानी उसका मार्ग परिवर्तित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी चुंबक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शंस गिवन, ए मीटर पर वोल्ट, बी मीटर पर एम्पियर, सी एम्पियर पर मीटर, डी वोल्ट पर धारा। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता एम्पियर पर मीटर में मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ए स्थितिज ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी ऊष्मा ऊर्जा में, डी वैद्युत ऊर्जा में। आपको बताना है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। आपको पता होगा कि जो फोटोवोल्टाइक सेल होती हैं यानी सोलर सेल होती हैं उनके द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, ट्रांजिस्टर के संरचना में किस वस्तु का प्रयोग होता है।
ऑप्शन से प्रश्न एक बार फिर, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी सिलिकॉन, डी रजत। ट्रांजिस्टर में किस वस्तु का प्रयोग होता है आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है? ए विद्युत ऊष्मा के रूप में, बी अवरक्त किरणों के रूप में, सी परावैंगनी किरणों के रूप में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊष्मा के रूप में, यानी प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब विद्युत ऊष्मा के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, वैद्युत धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शंस दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, छिद्र। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने पीछे जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा था, जब किसी तार को गर्म किया जाता है अर्धचालक को, तो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेनेशन देते हुए इस प्रश्न का आंसर भी बताया था आपको। ऑप्शंस गिवन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, छिद्र। तो जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। नए जुड़े लोग जो हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी भी धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। विद्युत बल्ब में क्या भरा होता है, कौन सी गैस भरी होती है? आप में 4 गैस के ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है? ए एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए, बी डीसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए, सी वैद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, डी एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत अप्रिसिएशन है कि वो इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को जारी रखें। जल्द से जल्द उनका सिलेक्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जितने लोग भी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, वो उनसे अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करते रहें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। प्रश्न नंबर 27, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ हम इसके लिए करते हैं। मैंने पहले ही बताया था इसको। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शंस गिवन, तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइक्रोम।
इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो नाइक्रोम नहीं होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। टंगस्टन का यूज़ विद्युत बल्ब फिलामेंट में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब फिलामेंट में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है जब आप काफ़ी टाइम बाद जो है टंगस्टन वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो हम देखते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है और बल्ब में धब्बा टाइप का दिखाई देता है आपको, जो प्रश्न अभी हमने कुछ समय पहले किया हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। बताना है आपको कि क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील, नर्म लोहा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नर्म लोहा। यानी ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए जो सर्वोत्तम पदार्थ होता है वो होता है नर्म लोहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 30वां, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक है, यह सस्ता है, यह आघातवर्धनीय है, इसका गलनांक बहुत ही ऊंचा है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी यह जो है बहुत देर में पिघलता है। मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई होगा वो उतना ही देर में पिघलेगा, यानी वो उतना ही देर में मेल्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से इसको बिजली के बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। प्रश्न नंबर 31, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। एम्पियर, कूलाम, ईएसयू, केल्विन। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को वेरियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसका एसआई मात्रक कौन सा है। जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कूलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका कारण क्या है। यानी जो करंट बहुत दूरी तक जाती है उसका जो वोल्टता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका कारण यह है वह द्रुतगामी है, ऊर्जा की कम हानि होती है, वह सुरक्षित है, वह सस्ता है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा की कम हानि होती है। ऊर्जा की कम हानि होने के लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में वोल्टेज को हाई और एसी में रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 133। प्रश्न नंबर 33 है ये 33। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। क्या मापते हैं एसी मीटर? ऑप्शन दिया गया है माध्यमान, आरएमएस मान, शिखर मान, माध्य वर्ग मान। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। माध्यमान, आरएमएस मान, शिखर मान, माध्य वर्ग मान। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जो है वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का यूज़ करके एसी
परिपथों में हम क्या करते हैं, मापते हैं एसी मीटर में, एसी मीटर में, एसी परिपथों में यूज़ करके आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो किसी चर राशि के परिणाम को व्यक्त करने का एक सांख्यिकीय तरीका होता है, इसे द्विघाती माध्य भी कहते हैं। यह उस स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है जब चर राशि धनात्मक वर्ग माध्य मूल में चर राशि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों मान ग्रहण कर रही हो, जैसा कि ज्यामितीय आरएमएस एक उपयोगी राशि है। यानी जब वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है तो हम उसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। यह एक गणितीय विधि है, तो ध्यान रखिएगा आरएमएस वैल्यू इस प्रश्न का सही जवाब था। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो के किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहां अपनी कन्फ्यूज़न लिख दीजिए। आपको तुरंत जो है जैसे ही वो मैसेज रीड किया जाएगा ऑप्शंस या आंसर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, रेक्टिफायर। उम्मीद है कि आपको पता होगा इस बात का आंसर। किस चीज़ का यूज़ करते हैं पंखे की गति को बदलने के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश चालकीय प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे इंग्लिश में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। सोलर सेल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही कार्य करती हैं। सोलर सेल्स में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो उसे वैद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं, जिससे बैटरी चार्ज होती है। बाद में इन्वर्टर का यूज़ करके बैटरी के थ्रू जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विभिन्न उपकरण जो बिजली के हमारे घरों में लगे होते हैं उसे चलाया जाता है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? प्रेरण, धारा, प्रतिरोध, धारिता। इसमें कौन सा जवाब सही होगा? फ्यूज कब पिघल जाता है, यानी फ्यूज कब डैमेज हो जाता है, वही बताना है आपको। आप लोगों ने तो कई बार घरों में देखा होगा कि फ्यूज़ बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, फ्यूज़ उड़ गया है या फ्यूज़ जल गया है, तो उसी को बताना है ऐसा क्यों होता है, किस चीज़ में वृद्धि हो जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धारा में। यानी जब बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड हो जाती है उस फ्यूज़ को तो वह फ्यूज़ पिघल जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक को वैद्युत में, ताप को यांत्रिक में, प्रकाश को रासायनिक में, प्रकाश को वैद्युत में। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अभी मैंने इस प्रश्न को कराया है पहले भी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश को वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश को वैद्युत ऊर्जा में क्या चेंज करता है? प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है। ए ट्रांसफार्मर द्वारा, बी डायनमो द्वारा, सी दोलक द्वारा, डी दृष्टकारी द्वारा। जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। एसी को डीसी में किस चीज़ के द्वारा बदला जाता है?
तो मैंने पहले ही बताया है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टकारी द्वारा। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को दृष्टकारी को यूज करके दृष्ट धारा में डीसी करंट में बदल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? जल्दी बताइए। उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध। यानी उसकी जो रेजिस्टेंट पावर होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ताकि अगर उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो वो तुरंत तरीके से पिघल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं रिचर्ड जेम्स, चार्ल्स गिन्सबर्ग, पीटी फर्न्सवर्थ, जॉर्जेस द मेस्ट्रोल। किसने वीडियो टेप का आविष्कार किया था? जल्दी बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा ही वीडियो टेप का आविष्कार किया गया था। तो ये जो डेली फिजिक्स क्विज आती है हमारी, डेली साइंस क्विज आती है, उसके 40 प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी जो इन प्रश्नों का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। आगे जैसे जैसे वीडियो सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, जो प्रश्न का लेवल होगा वो मॉडरेट टू टफ होता जाएगा। ठीक है, आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए और धीरे धीरे क्वेश्चंस टफ होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ही शेयर कीजिए। जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी हम वीडियोस को और लंबी और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सके। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब द चैनल, रीड अप ऑन। ठीक है, आपके कमेंट्स भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जो भी सजेशन हो, जो भी कमेंट्स हों या फिर अपने स्कोर हों, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।